साथियों नमस्कार। जब राजीनामा ही करना था तो कोर्ट क्यों आए, ये मेरा सवाल है। उन लोगों से जो लोग कोर्ट में आते हैं, मोटी कोर्ट फीस जमा करते हैं, इसके बाद राजीनामा कर लेते हैं। तो राजीनामा जब करना ही था तो आप कोर्ट में क्यों आए, और जब कोर्ट में आ गए तो फिर राजीनामा क्यों कर रहे हो? बात तो जायज़ है, लेकिन आजकल कोर्ट का रुख कुछ ऐसा हो गया है जैसे लोक अदालत का कॉन्सेप्ट। रेगुलर अदालत में जो राजीनामे होते हैं उनको लोक अदालत में घसीट करके ले जाया जाता है कि लोक अदालत में राजीनामा कर लो। लेकिन नंबर गेम है, हर आदमी को अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, तो इस तरीके के काम होते हैं। और मैं बड़ी स्वतंत्रता के साथ ये बात बोलता हूँ कि रेगुलर कोर्ट से लोक अदालत में खींच करके ले जाते हैं मुकदमा। कैसे ले जाते हैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि अदालत के अंदर जो मुकदमा रेगुलर चल रहा है उसमें अगर कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, उस कंप्रोमाइज़ को उठा करके लोक अदालत में पेश कर दिया जाता है। कहते हैं कि रेगुलर कोर्ट में नहीं, लोक अदालत में कर लो। वहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि लोक अदालत में जो मेगा लोक अदालत होती है या कोई भी ऐसी लोक अदालत होती है जिसमें कोर्ट फीस वापसी का नियम होता है, तो लोग राजीनामा इसलिए कर लेते। मेरा सवाल था कि जब राजीनामा ही करना था तो कोर्ट क्यों आए? तो मैं आपको बताता हूँ राजीनामा लोग कर क्यों लेते हैं। लोग राजीनामा इसलिए करते हैं क्योंकि लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लोक अदालत में राजीनामा करने से कई बार ये फ़ायदा होता है कि कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाती है। जो आपने कोर्ट में फ़ीस जमा करी है उस मुकदमे की, वो फ़ीस आपको वापस मिल जाती है। जब वो फ़ीस आपको वापस मिलती है तो आपका तो कुछ खर्च नहीं हुआ, सामने वाले को एक सबक भी मिल गया कि कोर्ट में आना पड़ा, उसको परेशान होना पड़ा, वकील करना पड़ा, फिर उसने राजीनामा किया आपसे। वो हो सकता है वैसे आपसे राजीनामा नहीं करता, लेकिन बाद में कोर्ट के धक्के खाने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, वकीलों के पास कुछ पैसा खर्च करने के बाद वो राजीनामे के लिए तैयार हो जाता है। पहले अगर आप उससे बोलते कि राजीनामा कर ले तो शायद वो राजीनामा करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर मालूम नहीं। तो लोक अदालत में लोगों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, इसलिए वो लोक अदालत में राजीनामा करने जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो मैंने आपको बात बोली थी कि जब आपको मुकदमा आपने कर दिया तो राजीनामा क्यों किया, और राजीनामा ही करना था तो आप कोर्ट में क्यों आए? तो भाई राजीनामा करना था कोर्ट में इसलिए आए क्योंकि सामने वाला बिना कोर्ट के चक्कर काटे आपसे राजीनामा नहीं करना चाहता। जब वो कोर्ट में आता है, न्यायाधीश भी उसको बताते हैं या मजिस्ट्रेट, जो भी स्थिति होती है, वो समझाते हैं कि भाई इसमें राजीनामा कर लो, इसमें आपका फ़ायदा है। तो उसको समझ में आता है, चार लोग समझाते हैं, वकील भी समझाते हैं उसको, भाई राजीनामा करने में फ़ायदा है, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? तो आदमी राजीनामा करने के लिए कन्वेंस हो जाता है। लेकिन कोर्ट के बाहर वो कन्वेंस कभी नहीं हुआ। एक व्यक्ति को मैंने बोला कोर्ट के बाहर राजीनामा कर लो, कोर्ट में मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं माना, कोर्ट में केस किया, सामने वाली पार्टी आई, अल्टीमेटली राजीनामा हुआ, लेकिन कोर्ट में हुआ। तो जब राजीनामा ही करना है तो फिर कोर्ट में क्यों आए? भाई कोर्ट में आए हो तो राजीनामा मत करो ना, फिर तो केस चलने दो, देखो कि क्या फ़ैसला होता है, किसके हक में फ़ैसला आता है, कौन जीतता है कौन हारता है, मेरिट पे डिसाइड होने दो ना, अगर इतने ही बड़े दिलदार हो तो। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राजीनामे का एक माइंड मेकअप पहले से रहता है। तो मेरा ये कहना है कि वकीलों को कोशिश ये करना चाहिए कि जो केस राजीनामे में निपट सकते हैं इजी गोइंग, उन लोगों की काउंसलिंग ज़रूर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वैसे तो कानून के तहत ही मीडिएशन के लिए भेजा जाता है केस, जिसमें मीडिएटर जो होता है वो उनको समझाता है दोनों पक्षों को कि भाई इसमें तुम्हारा ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, राजीनामा कर लो। दोनों पक्षों को बिठाल के समझाता है, और ये मीडिएशन ही किसी केस को कंप्रोमाइज़ की स्थिति तक पहुंचा देता है। कई बार वकीलों का दबाव भी पहुंचा देता है, कई बार जज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बताते हैं कि राजीनामा कर लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तो लोग राजीनामा कर लेते हैं। तो राजीनामा इसलिए होता है। अब मेरा कहना केवल इतना सा है कि राजीनामा अगर आपको करना है तो आप केस करने के पहले भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक वकील को आप अपने बीच में रखें, दोनों पार्टियां वकील को बोलें कि वो दोनों को काउंसलिंग करे, दोनों की अलग अलग समझाए उनको। और कोर्ट के बाहर भी बहुत सारे मुकदमे निपट सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे मुकदमे सिर्फ फालतू में चलते हैं, दिमाग
में कमी होती है, सोच नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तो दूसरे से परामर्श लेने से ये होता है कि कई बार ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आपका फिर कोर्ट में नुकसान नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा। पैसा तो चलो ठीक है, लोक अदालत आपको वापस कर देगी, लेकिन जो समय आपने व्यतीत किया है कोर्ट के चक्कर लगा करके, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं कई पक्षकार, मैंने देखा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठे रहते हैं, केवल इसलिए आज मेरे मुकदमे में पता नहीं क्या होने वाला है, आज तो मेरे मुकदमे में क्या होने वाला है, मतलब बेफजूल में भी कोर्ट आते रहते हैं। तो आपका जो समय नष्ट हो रहा है, अगर आपको समय की कदर है तो कोर्ट के बाहर निपटाने की कोशिश करो। और समझदार व्यक्ति अगर होता है तो लीगल नोटिस पर ही कंप्रोमाइज़ कर लेता है, ये भी है बात। और कंप्रोमाइज़ करने के लिए दिल खुला रखना चाहिए। कंप्रोमाइज़ वही आदमी कर पाता है जिस आदमी का दिल खुला होता है। जिस आदमी का दिल नहीं खुला होता है, जिस आदमी का दिल साफ़ नहीं होता, मन साफ़ नहीं होता, वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता। कंप्रोमाइज़ करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो कंप्रोमाइज़ को आजकल जोर दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, मीडिएशन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, वकीलों के थ्रू, तो केवल इसलिए क्योंकि कंप्रोमाइज़ में फ़ायदा है। कंप्रोमाइज़ से संबंध ख़राब नहीं होते। कंप्रोमाइज़ से आपको उसके साथ जो संबंध बनेंगे वो एक लॉन्ग टर्म काम आएंगे, क्योंकि रिश्तों में खटास कभी अच्छी नहीं लगती, मिठास अच्छी लगती है। तो आप कोशिश करें कि मुकदमा करने की नौबत ही ना आए। जैसे अगर किसी को मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं है तो ना करे, वो पहले उसको समझाने का प्रयास करें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मोड पर लेकर के आए। और कॉम्प्रोमाइज़ मोड पर अगर सामने वाला नहीं आता है तो फिर मजबूरी में तो केस आपको फाइल करना ही पड़ेगा, और मजबूरी में तो आपको उसको कोर्ट में तलब कराना ही पड़ेगा। फिर तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी जो मैंने आपको पहले बता दी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई मानने के लिए तैयार है तो बाहर ही इसका निपटारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने देखा है कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, उनके घर के विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है, वसीयत किसी ने किसी के नाम कर दी, लोग उसमें भी जल जाते हैं, अरे यार इसने इसके नाम क्यों कर दी, हम तो लेकर के रहेंगे। अरे भाई, उसने वसीयत करी है तो सबसे पहले उस वसीयत की सत्यता को जान लो, उसमें ये देख लो इस वसीयत में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर कोई रजिस्टर्ड वसीयत है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली है। अगर वो असली है तो फिर आप लड़ोगे भी तो नहीं जीत पाओगे, आप कुछ भी कर लो आप नहीं जीत पाओगे, आप कितनी भी दम लगा लेना नहीं जीत पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट में केस करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सामने वाले से संबंध खराब होंगे आपके, 100% संबंध खराब होंगे, और संबंध भी खराब होंगे, मिलेगा भी कुछ नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना वो अधिकार छोड़ दो जो आपका बनता ही नहीं। अगर आपका हिस्सा नहीं बनता, आपका हक नहीं बनता, तो आप उसके लिए लड़ाई ना लड़ें, नहीं तो आपके संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और संबंध ख़राब होंगे तो कलेश पैदा होगा, कलेश पैदा होगा तो ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मुकदमे मेरे पास आते हैं, भाई बहनों की आपस में नहीं बट रही है, उन्होंने घर में किसी पिता ने या माता ने जो भी है, उन्होंने अपनी बच्ची को आधा दे दिया, आधा हिस्सा बेटे को दे दिया। बेटा कहता है नहीं मुझे पूरा चाहिए, तो बहन बोलती है कि ठीक है तू पूरा ले ले, लेकिन मुझे इसमें से कुछ पैसे तो दे दे। तो वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मुझे नहीं देना। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के संबंध तो ख़राब होते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, और साथ में कोर्टबाजी, मुकदमेबाजी होती है। तो बिना ज़रूरत के अदालत में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, और अदालत में आएँ तो फिर इतनी दम रखें कि मेरिट तक उस मामले को जाने दें। एक मुकदमा ऐसा ही बताता हूँ जिसमें सिविल केस मेरी वाइफ के ऊपर किया गया। उस सिविल केस में सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो वसीयत है वो गलत है। मेरे अंकल इन लॉ ने, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी कोई वाइफ नहीं थी, उन्होंने वो वसीयत अपने हिस्से की, जो उनका मकान था उसकी वसीयत उन्होंने अपनी 4 भतीजियों के नाम कर दी। तो उनके भतीजे को मिर्ची लग गई, उसने कहा कि मेरे नाम क्यों नहीं। तो उसने अपनी बहनों पर, यानी जो कज़न ब्रदर था, उसने अपनी बहनों पर केस कर दिया। केस करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि इस केस में बहुत सारी कमियां हैं, तो ख़ुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे केस में कोर्ट फीस कम फाइल की गई है, मेरे केस में जीतने के चांसेस नहीं है, दावे में कमियां हो गई हैं, इसलिए मैं इसको वापस ले रहा हूँ। तो वो खुद वापस ले रहे हैं। अब हम नए सिरे से मुकदमा लाएंगे, ज़िंदगी भर मुकदमा लाते रहो तुम, जीतोगे कभी नहीं। क्यों?
क्योंकि रजिस्टर्ड विल को इस तरीके से, जिस तरीके से आप चैलेंज कर रहे हो, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन लोग हैं नहीं मानते। मैं एक प्रस्ताव भी सबके सामने रख चुका हूँ, शायद वहाँ तक नहीं पहुँचा, उनके पास नहीं पहुँचा, कि भाई आप तो ये मान लो कि पूरा जो आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें 7 हिस्सेदार हैं, तो 1/7 तो एक आदमी का बनेगा ना, उसमें तो कोई बेईमानी नहीं है। आप वसीयत को साइड में कर दो, 1/7 तो जो बनता है, पूरी प्रॉपर्टी को बेचो, 1/7 जो आता है वो नगद में दे दो ना, पैसे दो ना आदमी को, क्या दिक्कत है, किसी में कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अकल का अभाव होता है, जहाँ सोच छोटी होती है और ओछी होती है, जहाँ सब कुछ आपको ही चाहिए, दूसरे को देने की इच्छा नहीं है, वहाँ फिर मुकदमेबाजी कोर्ट तक आती है। तो मेरा यही कहना है कि कोर्ट तक फिजूल में मत जाइए। अगर मुकदमा बाहर निपट सकता है तो पहले बाहर निपटा लीजिए, नहीं निपट सकता तो फिर तो जाना ही है कोर्ट में, फिर लोक अदालत भी ऑप्शन है। और अगर फिर भी नहीं निपट रहा है तो फिर तो मेरिट पे डिसाइड कराओ ना यार, कोई डर नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे मुकदमे, 80% मुकदमे राजीनामे में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब राजीनामा ही करना था तो कोर्ट क्यों आए, और जब कोर्ट आ गए तो राजीनामा क्यों किया। समझ से परे है। लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी समाज में बेफिजूल के मुकदमे आने बंद होंगे, जिससे जुडिशली बहुत ज़्यादा परेशान है कि साहब मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, पेंडेंसी बढ़ी हुई है, बहुत सारे केसेस हैं। कम कर दो ना केस, समाज ही कम कर पाएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।